हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री और हम देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 और हमारे चैप्टर नंबर 9 का नाम है रिफॉर्म थ्रू लॉज। कि लॉज के थ्रू हम रिफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम उसमें चेंजेस कैसे लाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटी नहीं है, हिस्ट्री है ये। हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा कि अब तक जो भी सारी चीज़ें हो गई थी उससे क्या लॉ में कोई बदलाव आया, क्या वुमेन की लाइफ चेंज हुई, क्या बच्चों की लाइफ चेंज हुई, यस या नो। आइए जानते हैं। अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इतनी अटेंटिव थी उस जितनी उसको होना चाहिए। तो आप ये देखिए, कुछ लॉ पास करे गए 1819 में जिसमें प्रोहिबिट किया गया, रोका गया किसका, जो बच्चे थे उनका एम्प्लॉयमेंट जिनकी एज 9 से कम थी कुछ फैक्ट्रीज के अंदर, और जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स थे उसको रिड्यूस करके 12 आवर्स अ डे कराया गया जो बिटवीन द एज ऑफ 9 to 16 थे। बट इस लॉ को बना तो दिया लेकिन इन्फोर्स करने में बहुत पावर लगनी थी, और इतनी पावर के लिए जो ये लॉ था वो लायक था नहीं। मतलब 1833 तक तो कोई यहाँ पे बदलाव आने की गुंजाइश ही नहीं थी। अब जब वर्कर्स ने खूब प्रोटेस्ट किया, पूरे नॉर्थ इंग्लैंड में खूब प्रोटेस्ट हुआ, तो एक एक्ट पास किया गया जिसमें जो चिल्ड्रन थे जिनकी 9 से कम उम्र थी उनको सिर्फ सिल्क फैक्ट्री में ही एम्प्लॉय कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आवर्स ऑफ वर्क हैं और ओल्डर चिल्ड्रन के, उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। फाइनली 1847 में लगभग 30 साल के प्रॉब्लम के बाद 10 आवर बिल पास होता है जिसमें जो वुमेन और यंग पीपल थे उनके लिए भी कुछ लिमिटेड आवर किए गए, और जो मेल वर्कर थे उनके लिए भी 10 आवर अ डे का लिमिटेशन तय किया गया। अब ये जो एक्ट्स थे ये अप्लाई होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, बट माइनिंग इंडस्ट्री का ख्याल ही नहीं आता है। अब जो माइन कमीशन था 1842 का, जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसने क्या रिवील किया, जो वर्किंग कंडीशंस थी माइन की ना, वो एक्चुअली बहुत ही खराब हो गई थी। मतलब 1833 से भी बहुत ही बर्बाद सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि आपने सिल्क फैक्ट्री में तो कह दिया कि ठीक है जी ये बच्चा काम कर सकता है, बट आपने माइन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं। तो इसकी वजह से ज़्यादा बच्चे कोल माइंस में चलने लग गए, क्योंकि यहाँ पे वो कितने भी घंटे काम करते थे, कोई भी एज के बच्चे काम करते थे। तो जो माइन एंड कॉलरीज एक्ट है 1842 का, इन्होंने चिल्ड्रन को बैन कर दिया जिनकी एज 10 से कम थी, और जो वुमेन थी ताकि वो अंडरग्राउंड जो है वो वर्क नहीं करेंगे। अब जो फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट है वो 1847 में आता है, जो क्या कहता है कि चिल्ड्रन अंडर 18 और वुमेन जो है वो वर्क नहीं करेंगे 10 घंटे से ज़्यादा एक दिन में। अब जो ये लॉज थे ये इन्फोर्स किए जाते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के द्वारा, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डू। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि जो इंस्पेक्टर्स थे उनको गवर्नमेंट कम पैसे देती थी और फैक्ट्री मैनेजर्स आराम से उन्हें घूस दे दिया करते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों की एज के बारे में झूठ बोला करते थे ताकि वो भी अर्न कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सके फैमिली इनकम में। अब जो डिबेट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, वो क्या था कि 1970s तक जो हिस्टोरियंस ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टर्म यूज़ किया था ना, वो 1780 से 1820 के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद इसको चैलेंज किया गया बहुत सारे तरीकों पे, बहुत सारे ग्राउंड पे। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना वो इतना ग्रेजुअल था कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन आया था। मतलब था तो, पर रिवॉल्यूशन टर्म यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस पे ध्यान देना होता कि हाँ जी एकदम ही चेंज आ गया, बट एकदम ही चेंज नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था वर्कर का फैक्ट्रीज में और जो मनी का यूज़ था वो ठीक है, ग्रेट हुआ था, बड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप इसको रिवॉल्यूशन बोल दोगे। तो और एक रीज़न क्या था कि 19th सेंचुरी तक इंग्लैंड का जो लार्ज रीजन था वहाँ पे तो फैक्ट्रीज और माइंस अभी भी लगे ही नहीं थे, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म यूज़ करना इनएक्यूरेट था। अब इंग्लैंड हाँ ठीक है रीजनल तरीके से बदला था, लंदन, मैनचेस्टर, बिर्मिंघम, न्यू कैसल, यहाँ पर चेंजेस आए थे, बट रिवॉल्यूशन कैसे? अब देखो, अगर आप रिवॉल्यूशन टर्म बोलोगे तो एक्चुअली में तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही थी ना ओनली। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें तो वो बाहर से आता था, स्पेशली इंडिया से। नॉन मेटेलिक मशीनरी ठीक है थोड़ी बहुत आती थी, मेटेलिक मशीनरी, स्टीम पावर भी 19th सेंचुरी तक
लिमिटेड ही थी। धीरे धीरे ग्रोथ कब होगा उसका, यह एकदम से अचानक जो ग्रोथ हुआ था वो तब हुआ था जब नॉर्थ अमेरिका में वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सारा काम धंधा चौपट होने की वजह से इनका धंधा फिर ग्रो हो गया था। यहाँ पे वर्क धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया था। और जो 1793 का डिकेड था, 1793 का टाइम था, वहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था या नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि कुछ ही लोगों का हो रहा था, लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू मशीनरीज। अब जब कोई चीज़ नई आती है तो हमको एकदम से नहीं पता होता उसको कैसे संभालना है, बट विद द टाइम वी गॉट टू नो हाउ टू डील विद इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऐसे ही हुआ और 1840s के बाद से जो टेक्निकल प्रोग्रेस थी वो लिमिटेड नहीं रही थी इन ब्रांचेस तक, वो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, पॉटरी में भी चली गई। अब 1815 तक आप देखिए, या 1760 से 1850s के बीच में ब्रिटिश ने दो चीज़ करने की कोशिश करी। पहला था इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा था वॉर्स। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो बुरी तरीके से फेल हम इसको क्यों कहते हैं, जबकि ऑल दो काफ़ी इंडस्ट्रीज की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, बट फेल होने का उसका क्या रीज़न था? मेजर रीज़न था कि उसका ध्यान वॉर वगैरह पे ज़्यादा था। उनकी यहाँ लड़ाइयाँ वगैरह ज़्यादा छिड़ी रहती थी एज़ कम्पेयर टू और अदर चीज़ें। तो वो जो पैसा कमाते थे वो लड़ाई झगड़े में खर्च कर देते थे। तो लोगों की जो इनकम थी ना, ठीक है, वो हो नहीं पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी। शुरू तो हुई, तो आप मान के चलिए 35% ऑफ कॉस्ट ऑफ वॉर वो टैक्सिंग पीपल इनकम से मिलता था उनको। और उसके अलावा तमाम दुनिया भर की समस्याएं तो थी ही। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो जब आया ना, जब एक तरीके से आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ कह सकते हो उस पीरियड को, जब रिवॉल्यूशन आया था, तो उस पीरियड को हम थोड़ा अलग पीरियड कहते हैं, जैसे कि 1851 के बाद। तो जो विजिटर्स थे वो ग्रेट एग्जीबिशन के पास जाते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड क्रिस्टल पैलेस है लंदन में, कि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री की अचीवमेंट को देख सकें। मतलब इस समय तक जब एक्चुअल में रिवॉल्यूशन आया था तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टाउन्स में रह रही थी, हैंडीक्राफ्ट्स की फैक्ट्री थी, और उसके अलावा अर्बन एरियाज डेवलप थे, और जो लगभग 20% ऑफ ब्रिटिश वर्कफोर्स थी वही रूरल एरिया में रह रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड तरीके से बढ़ रहा था और काफ़ी सारी ग्रोथ हमको देखने को मिलती थी। अब एक ब्रिटिश इंडस्ट्री के हिस्टोरियन हैं ए मुसन, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि ये देखिए, व्हाट इज़ दिस, पहले तो ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है क्या ये? सो दिस इज़ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851, जिसने क्या डिस्प्ले किया, वर्क ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस, पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन की प्रोग्रेस को शो कर रहा था। ये कहाँ पे था? ये लंदन के हाइड पार्क में था, क्रिस्टल पैलेस में। ग्लास पेन से बना था, और जो इसके कॉलम्स थे, आयरन कॉलम्स, वो मैन्युफैक्चर हुए थे बर्मिंघम में। तो कह रहे हैं 1850 से 1914 के टाइम को हम सच में गुड ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ जो हुई थी वो मैसिव स्केल में हुई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमी जो था वो क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, 2-3 बार देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।